हेलो बच्चों, शुरू कर रहे हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग आसान चैप्टर है, चैप्टर 1 है आपकी सिविक्स का। आसान है, इसमें कुछ इक्का दुक्का चीज़ें ये याद कर लो, उतने से काम बन जाएगा। देखो इसमें इसका मोटा मोटी बात ये है कि भाई इसमें दो कंट्रीज़ के बारे में केस स्टडी दी है, एक है बेल्जियम, एक है श्रीलंका। बेल्जियम की क्या कहानी है भाई? बेल्जियम हरियाणा से थोड़ा छोटा राज्य लगभग। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन साइज देन हरियाणा। ठीक है, इसके लिए खास बात क्या है, और मैंने शॉर्ट्स में भी बता रखी है, पता है ये चीज़ है, अगर तुम ध्यान दोगे तो ये ना पिछली बार मैप भी आ गया था। तो ये दो रीजन्स में बटा हुआ है, एक है फ्लेमिश रीजन और एक है वलोनिया रीजन। ये रेड वाला वलोनिया रीजन है, कलर चेंज करते हैं। ये वलोनिया रीजन है और ये फ्लेमिश रीजन, और ये ब्रसेल्स है यहाँ की कैपिटल। ठीक है, और ये जर्मन स्पीकिंग लोग यहाँ पर रहते हैं। अब इसकी खास बात क्या है? खास बात ये है कि जो वलोनिया रीजन है, ये इसमें फ्रेंच लोग ज़्यादा रहते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग। ठीक है, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और ये फ्लेमिश रीजन में जो लोग रहते हैं, ये लोग बोलते हैं डच, नेदरलैंड्स की भाषा डच। अब इनके परसेंटेज देख लेते हैं। ये कई बार परसेंटेज भी ना पूछ लेता है। ठीक है, कि 59% देश में जो डच लोग हैं वो 59% लोग हैं, डच स्पीकिंग लोग। उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। ठीक है, और 40% लोग कम लोग हैं जो वलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच स्पीकिंग है। इसमें 1% लोग जर्मन स्पीकिंग हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ब्रसेल्स में ये पूरा हिसाब उल्टा है। जो कंट्री में मेजॉरिटी में है, यानी डच स्पीकिंग, वो लोग माइनॉरिटी में। मात्र 20% लोग फ्रेंच बोलते हैं ब्रसेल्स में, डच बोलते हैं ब्रसेल्स में, मात्र 20% लोग। ठीक है, और 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं ब्रसेल्स के अंदर। तो ऐसे केस में ना बहुत आसानी से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो पावर शेयरिंग का मतलब ये होता है कि पावर शेयरिंग किस तरीके से आप देश के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स को गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग में पावर शेयर कर रहे हो। तो ये बेल्जियम का केस था। तो बेल्जियम में इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट के बड़े केसेस थे, बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस चीज़ को सुलझाया कैसे? इस चीज़ को सुलझाया इन्होंने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, एकोमोडेशन इन बेल्जियम के थ्रू। सरकार ने 1970 से लेकर 1993 तक 4 अमेंडमेंट करे। कहाँ लिखा है 4 अमेंडमेंट? द लीडर टुक द रिकॉग्नाइज एंड एग्जिस्टेंट डिफरेंस इन कल्चर इन 1970 1993। इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार, ये लिखा है ना, 4 चेंजेस करे, 4 बार चेंजेस करे। और इन 4 बार चेंजेस की वजह से आज बेल्जियम सबसे शांत देश है, वरना फ्रेंच और डच में महायुद्ध हो जाता, महाभारत हो जाती। तो इसको हम बेल्जियन मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने क्या करा? कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल। यानी नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, यानी डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का जो नंबर होगा वो इक्वल होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। दूसरा, मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी पावर दी गई हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के। तीसरा, ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। जैसे दिल्ली में एक अलग सरकार है ना, हमारे देश में सेंट्रल में एक अलग गवर्नमेंट और दिल्ली की अपनी एक अलग सरकार है, अरविंद केजरीवाल वाली। वही ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन, वहाँ भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया। क्यों? फ्रांस वालों ने बोल सकते हैं ना कि हम तो मेजॉरिटी में ब्रसेल में, तो हमें मेजॉरिटी में रखो यहाँ पर। वहाँ इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रेंच वालों ने इसलिए एक्सेप्ट किया बिकॉज डच लोग, जो कि पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में थे, डच लोग, उन लोगों ने क्या करा? उन लोगों ने कंट्री में इक्वालिटी को एक्सेप्ट करा। ठीक है, द फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब तुम देखो ये जो फोटो देख रहे हो, इसमें देखो डच भाषा में और आपकी फ्रेंच भाषा दोनों में वो लिखे हुए हैं, जहाँ वहाँ पर साइन बोर्ड। इसके अलावा एक थर्ड चीज़ जो बहुत फेमस चीज़ थी, वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। वहाँ एक तीसरी तरीके की, एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो थी, स्टेट गवर्नमेंट तो थी, सेंट्रल स्टेट, इसके अलावा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम था हर भाषा की, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जिसका काम था कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को ध्यान देना। ठीक है, तो ये थी आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट।
इसी को बेल्जियन मॉडल बोलते हैं और इसी की वजह से बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट बनाया गया और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन यूरोप। ये बेल्जियम बना। ठीक है, ये चीज़ इसने पढ़ लिया। इसके अलावा श्रीलंका देख लेते हैं। श्रीलंका इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में क्या था कि श्रीलंका आज़ाद हुआ। कहाँ गया वो फोटो? हाँ, ये देखो श्रीलंका की खास बात देखो। श्रीलंका एक 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। अब यहाँ पर भी लैंग्वेज को लिख कर देखो, एक बेल्जियम का तो तुमने बड़ा अच्छा सा मॉडल देख लिया कि वहाँ पर प्रॉब्लम थी, वहाँ के नेता लोगों ने ऐसे ऐसे करा, उसके अलावा फिर श्रीलंका में फिर बेल्जियम में पीस हो गया। ठीक है जी। अब श्रीलंका एक नेगेटिव एग्जाम्पल है। कैसे देखो, श्रीलंका में क्या हुआ, 1948 में जैसे ये आज़ाद हुआ तो यहाँ पर ना मेजॉरिटी में लोग थे, वो थे सिन्हालाज लोग। देखो यहाँ पर ना 3-4 कम्युनिटीज रहती थी। कौन कौन, ये देख लो, एक बार मैप देख लो। ये थी सिन्हालीज, जो लोकल ओरिजिनल श्रीलंकन लोग होते हैं उनको सिन्हाली बोलते हैं। फिर थे तमिल्स, कुछ थे श्रीलंका के तमिल्स जिनको वहीं के बॉर्न एंड बॉट अप वाले तमिल्स जिनको श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता था। इसके अलावा इंडियन तमिल्स, यानी ऐसे तमिल्स जिनके फोर फादर इंडिया से माइग्रेट होकर श्रीलंका में गए। और इसके अलावा मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और बाकी लोग भी रहते थे। तो 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ, ये डेट्स याद रखना। इंडिया के 1 साल ही बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ। और वहाँ पर जैसे ही वो आज़ाद हुआ तो ये सिन्हालीज जो कि मेजॉरिटी में थे, ये येलो कलर दिख रहा है, पूरे सिन्हालीज थे। इन लोगों ने 1956 में एक एक्ट पास किया, मतलब अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। याद है एक वो चैप्टर था, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें हम कम्युनलिज्म की बात कर रहे थे, है ना। तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट में, तो कम्युनलिज्म में क्या था कि सिन्हालीज लोगों ने अपनी ही लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी, अपने ही रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी। तो इन्होंने क्या करा, 1956 में एक एक्ट पास करा जिसमें सिन्हालीज बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज और तमिल्स को इन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया। आज तक इंडिया में कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, सोचो। इसके अलावा इन लोगों ने क्या करा, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने एक प्रीफरेंस किसको देना शुरू करा, सिर्फ और सिर्फ सिन्हालीज लोगों को। यूनिवर्सिटीज़ में, जॉब्स में सिन्हालीज लोगों को प्रीफरेंस। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना नया, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिन्हालीज का जो रिलीजन था बुद्धिज़्म, उसको ही इम्पोर्टेंस दी गई कि कंट्री का कोई एक रिलीजन होगा तो वो तो बुद्धिज़्म होगा, बाकी कोई रिलीजन नहीं माना जाएगा। तो ये इन 3 को बोला जाता है मेजॉरिटेरियन स्टेप्स, यानी ऐसे स्टेप्स जिसकी वजह से पूरे देश में सिन्हालीज का डोमिनेंस बना दिया। अब इसकी वजह से श्रीलंकन्स को लगने लगा, आई मीन तमिल्स को लगने लगा कि भैया क्या श्रीलंका हमारा देश नहीं है, हमने कुछ इसमें एफर्ट नहीं मारा। तो उनको फीलिंग ऑफ एलियनेशन आ गया, यानी परायापन। एलियनेशन होता है परायापन की फीलिंग आने लग गई उनको। तो इन लोगों ने क्या करा, फिर काफ़ी सारे एफर्ट्स मारने शुरू करे कि भाई ठीक है, ये क्या होता है हमारा देश, ये तो हमारा भी देश है भाई, ऐसा थोड़ा ना होता है, हमें तो इक्वल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। धीरे धीरे सिन्हालीज ये डिमांड को हटाते रहे, मतलब मना करते रहे। तो श्रीलंकन्स ने कुछ डिमांड रखी, श्रीलंकन तमिल्स ने। डिमांड ये थी कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। दूसरा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एजुकेशन और जॉब्स में। इसके अलावा इन्होंने बोला कि एक हमारे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यहाँ यानी जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ उन स्टेट्स को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। जब ये चीज़ें बार बार डिनाई होते रही, ये सिन्हालीज लोग जो मिनिस्टर्स थे उस टाइम तमिल्स की डिमांड्स को मना करते रहे, तो उन लोगों ने एक सेपरेट तमिल कंट्री यानी तमिल एल्लम की डिमांड करने लगी। LTTE के काफ़ी सारे आर्म्ड रिवोल्ट हुआ, बहुत भयंकर हो गया था, वहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशन हो गई थी। देख रहे हो छोटे छोटे से सिन्हालीज का, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा था ना यार, मैप में देख रहे हो कितना था, परसेंटेज लिखा नहीं है इसमें, परसेंटेज लिखा होगा यार। देखो ये तो सिन्हालीज हो गए, ये सिन्हालीज हो गए, और ये जो रेड कलर में दिख रहे हैं ये श्रीलंकन तमिल्स, ये ब्राउन कलर में जो दिख रहे हैं ये काइंड ऑफ इंडियन तमिल्स हो गए। और इनका नंबर भी कहीं पर लिखा हुआ था, ऊपर लिखा होगा, ये देखो लिखा तो हुआ है। इनके परसेंटेज इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। 74% सिन्हाला स्पीकर थे, तमिल स्पीकर 18% थे। तमिल स्पीकर 18% थे, जिसमें 13% श्रीलंकन तमिल्स और मात्र कितने बचे, 5% इंडियन तमिल्स हो गए, और बाकी 7% मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस वगैरह वगैरह थे। ठीक है, तो ये हो गया भाई। तो ये श्रीलंका की कहानी थी। श्रीलंका में इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखना। इसके अलावा हम लोगों को जो चीज़ पढ़नी है वो ये है कि ये फ़ोटो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ़ोटो में इसमें क्या है, फाइन जर्मन इंजीनियरिंग, एक कार जिसमें 2 स्टीयरिंग है।
दो स्टेयरिंग ये बताते हैं, जर्मन गवर्नमेंट का बीच में लोगो लगा हुआ है, ये दो स्टेयरिंग ये बताते हैं कि जर्मनी में क्या हुआ था, एक टाइम पर कोalition गवर्नमेंट यानी पार्टनरशिप वाली गवर्नमेंट बनी। दो अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज, एक थी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और दूसरी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इन दोनों ने अपोजिंग पार्टीज ने पार्टनरशिप कर ली। एक तरीके से समझो बीजेपी और कांग्रेस ने पार्टनरशिप करके गवर्नमेंट चलाने का फैसला किया। दोनों टोटली अपोजिट हैं, उनकी दोनों के बिलीफ सिस्टम, दोनों के ओपिनियंस अपोजिट है, तो वो गाड़ी कहीं चली नहीं पाई। दो स्टेयरिंग की गाड़ी होगी तो एक बोलेगा मैं लेफ्ट जाऊँ, दूसरा बोलेगा मैं राइट जाऊँ, कैसे गाड़ी चलेगी, है ना। तो वही वाला हिसाब हो गया था। ये 2005 में वहाँ का पर ऐसा हुआ था, ये कोalition गवर्नमेंट का नतीजा था जर्मनी में। अब पावर शेयरिंग हम करते क्यों हैं? पावर शेयरिंग दो मेजर रीजन है पावर शेयरिंग करने का। पहला है पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लड़ाई झगड़ा नहीं होता सोशल ग्रुप्स के बीच में, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो वायलेंस नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, और इसी तरीके से आप पावर शेयरिंग से क्या हो सकता है, एक शांति प्रिय तरीके से देश चला सकते हो। ठीक है। दूसरा जो रीज़न है वो है ये डीपर रीजन इज पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये बोलता है कि भैया पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो डेमोक्रेसी जिंदा नहीं रह पाएगी किसी देश में। डेमोक्रेसी चलेगी ही तब जब उस देश में पावर शेयरिंग होगी अमंग द डिफरेंट पीपल। लोगों का डिसीजन, पावर शेयरिंग का मतलब समझ रहे हो कि अलग अलग लोगों का डिसीजन मेकिंग में जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, जो देश में डिसीजन लॉज बनेंगे उसमें डिसीजन मेकिंग में लोगों को पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये बात बोलता है कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की आत्मा है। डेमोक्रेसी जिंदा ही इसलिए क्योंकि पावर शेयरिंग हो रही है। तो पहला तो बहुत प्रूडेंशियल रीजन है, द फर्स्ट सेट रीजन इज प्रूडेंशियल, दैट मीन्स प्रैक्टिकल रीजन है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सिंपल। दूसरा मॉरल रीजन है कि भैया डेमोक्रेसी को अगर बचाए रखना चाहते हो तो एक मॉरलिटी बनती कि पावर शेयरिंग करो, वरना डेमोक्रेसी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग होती कितने तरीके से है, इसके मेजरली 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पावर शेयरिंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में होती है। ऑर्गन्स यानी आपको ये पता था कि क्या बोलते हैं, देखो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होते हैं, ये तीनों एक सेम लेवल पर होते हैं। इन तीनों लेवल्स के बीच में पावर शेयरिंग होती है, यानी जो लॉ बनाते हैं, जो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं और जो लॉ को चेक करते हैं यानी कोर्ट्स, इन तीनों के बीच में पावर शेयरिंग होती है। तीनों इंडिपेंडेंट है येट इंटरडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने के बावजूद तीनों अपने अपने फैसले इंडिपेंडेंटली लेते हैं लेकिन इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इन तीनों के बीच में पावर शेयरिंग होती है और इसी को हम हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं, क्योंकि हॉराइजन मतलब होता है लेटी हुई लाइन, और लेटी हुई लाइन में अगर सेम लेवल्स पर जो पावर शेयरिंग होती है उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है। इस सिस्टम को हम बेसिकली सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। कहाँ पर लिखा है, क्योंकि देखो सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ये इसलिए ऐसा करा गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में पावर शेयरिंग इसलिए करा गया ताकि एक अनलिमिटेड पावर किसी की भी ना रहे। इसको ईच ऑर्गन चेक द अदर एंड रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड हेंस इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेज। अब देखो ये बड़ा कैसे, ये एग्जाम्पल भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा एग्जाम्पल। लाइक इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। जैसे नेता लोग हैं, एग्जीक्यूटिव्स लोग हैं, नेता लोग सारे लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं लेकिन उनको दे आर आंसरेबल टू पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। जजेस भी हैं, जैसे जजेस कोई भी डिसीजन फैसला ले सकते हैं लेकिन उनको अपॉइंट करने का काम फाइनली कौन करता है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर लोग ही करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज से होता है बट ये भी फिर भी, तो इसलिए इस सिस्टम को बोलते हैं चेक एंड बैलेंसेज। ये याद रखना कि एक दूसरे को चेक करने का काम करता है और बैलेंस होती है पावर। दूसरा है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक आपको पता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। इंडिया में तो लोकल गवर्नमेंट भी है। इसको फेडरल सिस्टम भी बोलते हैं, हमने पढ़ा था, है ना, सेकेंड चैप्टर में। फेडरल सिस्टम भी बोलते हैं, सेंट्रल। तो डिफरेंट लेवल्स में जब होती है इसको हम वर्टिकल, जो खड़ी लाइन होती है इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। तो इसलिए इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। कहाँ लिखा है, इधर पर नहीं लिखा, चलो। अ गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री एंड अदर प्रोविंशियल रीजन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज दिस पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। इसको हम फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, फेडरेशन भी बोलते हैं ना, फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म। ठीक है। तो इंडिया में थर्ड लेवल भी है, एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम भी है। इसको क्योंकि ये एक स्ट्रेट लेवल में होता है, डिफरेंट लेवल्स में होता है, इसीलिए इसको हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। कहाँ गया वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ही नहीं दिख रहा यार लिखा हुआ।
ये है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये फ़ोटो भी देख लो यार, फ़ोटो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये फ़ोटो क्या दिखाती है कि रशिया और यूएस के ये रशिया का प्रेसिडेंट था पुतिन और यूएस का प्रेसिडेंट था बुश। ये लोग ना अपने हिसाब से डेमोक्रेसी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। घोड़ा डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, घोड़े को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन 2005 सम न्यू लॉज वर मेड बाय रशिया गिविंग मोर पावर टू इट्स प्रेसिडेंट एंड यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड उस टाइम पर रशिया। तो क्या हुआ कि ये यूएस का जो प्रेसिडेंट था और पुतिन जो था, दोनों पावरफुल थे और इतने पावरफुल थे कि ये लोग चाहे तो डेमोक्रेसी को हटा भी सकते थे अपने देश में। तो इसलिए डेमोक्रेसी को ये अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये चीज़ फ़ोटो दिखाई गई है। ओके, तो डिफरेंट लेवल वर्टिकल डिवीजन हो गया, एक हो गया सेम लेवल, एक हो गया डिफरेंट लेवल। इसके अलावा तीसरा, ये सारे लोग मतलब डिसीजन मेकिंग में इनका पार्टिसिपेशन होता है। तीसरा है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग के बीच में पावर का शेयर होना। ये कैसे होता है भाई? अलग अलग लोगों को भाई भले वो माइनॉरिटीज़ हों, अलग अलग कास्ट के जो लोग होते हैं उनको आप स्पेशल कुछ प्रिविलेज देते हो कि उनको गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिले। जैसे कि आप क्या करते हो, हमने सिस्टम पढ़ा था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का, जिसमें विमेन, SC ST OBCs को स्पेशल प्रिविलेज मिलता है ताकि उनको बेसिकली पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोकल उसमें असेंबलीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन मिले। सो हमारे देश में सोशली वीकर सेक्शन एंड विमेंस, इन सबको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का वो मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है इसमें भी, इलेक्शन में भी। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ जो फॉर्म है पावर शेयरिंग का, वो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट्स। भाई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को पावर कैसे मिलती है? इलेक्शन के थ्रू। जितनी बार इलेक्शन होते हैं उतनी बार सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हैं और लड़ती हैं इलेक्शन। जिसको जो जीत गई, जिसके कैंडिडेट ज़्यादा जीत गए, वो पावर में आ गए, उसका पावर शेयरिंग हो गई। ठीक है, इसके अलावा कई बार अलायंस या पार्टनरशिप या कोalition गवर्नमेंट भी बना लेते हैं वो लोग रूल करने के लिए ना। अलायंस बनाते हैं ना, कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं ना, जबकि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिले तो उसने अलायंस बना लिया। बाकी प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट, प्रेशर ग्रुप जैसे कि ऐसे ग्रुप ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल, और डॉक्टर ने काउंसिल बना लिया, बार एसोसिएशन, आपके वकीलों का एसोसिएशन, ऑल इंडिया टीचर्स यूनियन या ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये सब क्या है? प्रेशर ग्रुप्स हैं। सरकार की कुछ नीतियां जो इनको पसंद नहीं आती, ये लोग क्या करते हैं, उसके खिलाफ मूवमेंट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और सरकार पर दबाव बनाते हैं। जैसे किसान यूनियन, किसान लोग भी, फार्मर लोग भी, किसान अभी चल रहा था ना, तो दबाव बना रहे थे सरकार पर कि लॉज को चेंज करा जाए। तो ये लोग भी एक तरीके से सरकार को कंपेल कर रहे हैं कि लॉज में चेंज आए। तो इनडायरेक्टली दे आर मेकिंग पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से क्या होता है, पावर शेयरिंग होती है। ये चैप्टर पूरा हुआ बच्चों, इसके बाद में दूसरा चैप्टर डाल रहा हूँ, फटाफट वीडियोस देखते रहो, ख़त्म करो ये।